नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। अभी मैं पटना वरुण कॉलोनी में उपस्थित हूँ। मेरे सामने आज हाजिर हैं लोकनायक जयप्रकाश द्वारा स्थापित गैर दलीय संगठन के राष्ट्रीय लोक समिति के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य इंजीनियर महेंद्र यादव और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है, बिहार की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारों की फौज खड़ा हो रही है, तो भारत की शिक्षा नीति और बिहार की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए कि स्कूल कॉलेज से पढ़ने के बाद अगर बच्चे निकलें तो वो बेरोजगार न रहें, उन्हें रोजगार मिले। अब मैं इंजीनियर महेंद्र यादव को आमंत्रित करता हूं कि आप अपना विचार बिहार के शिक्षा और बेरोजगारी के संबंध में बताइए। मैं अभी तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था और 1970 तक हमने देखा कि सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। वहाँ जबकि इतना सुविधा नहीं थी, इतना ना बिल्डिंग था, इतनी न पानी की व्यवस्था थी, फिर भी पढ़ाई अच्छी होती थी। शिक्षक 10 से 4 बजे तक स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन क्या कारण हुआ, जब से मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ के इंजीनियर बना, और अब क्या कारण है कि जब से मुफ्त शिक्षा का प्रचार किया गया, धीरे धीरे न शिक्षक स्कूल में आना चाहते हैं और न विद्यार्थी लोग जाना चाहते हैं। न और मुफ्त संसार में मुफ्त का कोई मूल्य नहीं होता है। मुफ्त का पर न शिक्षक को ध्यान है कि मैं तो मुफ्ते में तो पढ़ा रहा हूँ, और न विद्यार्थी के अभिभावक को तो ख्याल रहता है कि मुफ्त में तो शिक्षा मिल रही है, इसलिए वो रोक टोक नहीं करते हैं। अगर इसकी इतना दिनों की मुफ्त शिक्षा जब ये 52 साल से चल रहा है, तो इसका तो सरकार को अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्या कारण है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो बीमारी कुछ हो और दवा कुछ दीजिएगा, बीमारी कहीं और है और दवा आप कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में आप खिचड़ी खिला रहे हैं स्कूल में, ये साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, तो उससे इसका इलाज कहाँ हो पा रहा है। तो बीमारी का तो सटीक दवा होना चाहिए। मुफ्त शिक्षा मैंने देखा है गांव में कि मजदूर भी अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाते हैं, 20 से 2500 रुपया देते हैं। अगर सरकार को जितना एक मजदूर दे सकता है 100-150 अगर वो लागू किया जाए, इसका प्रयोग करके देखना चाहिए कि पढ़ाई होता है कि नहीं। और मुफ्त तो अपंग हैं, ये अपाहिज लोग हैं, उसके लिए सेलेक्ट करके उसको मुफ्त शिक्षा में दिया जाए। लेकिन जो मजदूर कमा सकता है, 150-200 रुपया क्या खर्च नहीं कर सकता, इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। लेकिन सरकार जो है सो समाज को मुफ्त शिक्षा कहकर बहकावे में और ये ला रहा है लोगों को, और गलत प्रचार करके कि हम मुफ्त शिक्षा देते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। एक गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। जब गरीब का बच्चा पढ़ाएं तो मुफ्त शिक्षा का क्या मूल्य रहा। और हम जहाँ तक कहेंगे कि इस पर प्रयोग करके इसको नई शिक्षा नीति बनाई जाए, तभी बिहार के गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे। अन्यथा मध्यम वर्ग के बच्चे ही हाई पढ़ पाते हैं निजी स्कूल में पढ़ के, और यही कारण है कि मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है वहाँ। इसका प्रयोग करना चाहिए, इसको अनुसंधान करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार तो राजनेता तो सिर्फ जनता को बहकावे में लाकर फुसलाने का काम करता है। किसी तरह से हम हमारी राजनीति बचा रहे, जिस पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहा है। और जहाँ तक रहा, आपने पूछा है बेरोजगारी इतनी क्यों है, तो शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार नहीं, शिक्षा का मतलब है कि सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, और स्वरोजगार भी होना चाहिए। ऐसा शिक्षा मिलनी चाहिए कि बच्चे को चरित्र का निर्माण भी हो और अपना स्वरोजगार भी खोले। ऐसा टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए सरकार को, कि ताकि वो अपना भी कुछ करे। सिर्फ नौकरी ही रोजगार का कारण नहीं बनना चाहिए। स्वरोजगार
भी बनना चाहिए, तभी देश में अब देश का भी विकास होगा और पढ़ाई भी होगी, और शिक्षा का ऐसा करे कि चरित्र का भी निर्माण हो। ठीक है, ठीक। एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार ही नहीं पूरे देश में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है और तेज़ी से बाजारीकरण हो भी रहा है, क्योंकि आज जैसे मार्केट में जो सामान बिक रहा है, जिसके पास में पैसा है वो खरीद रहा है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो नहीं खरीद रहा है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी ऐसी हो गई है कि एक मजदूर और रिक्शा चलाने वाले जिसकी आमदनी बहुत कम है, वो भी आज अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि बिहार के गरीब गुरबे जो लोग हैं, जो रिक्शा चालक लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी विश्वास है कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो इसको नौकरी और रोज़गार नहीं मिलेगा। इस बिंदु पर आपको क्या कहना है? मेरा कहना है कि जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई बंद हो गया, पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक नहीं आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से निजी स्कूल का निर्माण होने लगा, निजी स्कूल सब खोलने लगा लोग, और जो पैसे वाले लोग हैं वही निजी स्कूल में पढ़ा है, मजदूर में भी कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, तो स्वाभाविक शिक्षा के लिए जिसका पैसा वो निजी स्कूल में पढ़वा रहे हैं बच्चे को, तो इसका तो खोज सरकार को करना चाहिए, ये कर नहीं पाता है लोग। तो यही मूल कारण है कि इसकी खोज होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो, कैसे हो, ऐसा हो। और रोजगार के बारे में तो मैं कहा कि स्वरोजगार का भी इस पर सरकार को अमल करना चाहिए। हाँ, तो क्या कारण है कि मान लीजिए कि बिहार के बच्चे क्यों नहीं पढ़ स्कूल पाते में हैं? पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? मैं तो बार बार कहा कि बीमारी कुछ हो और दवा कुछ दे दी जाइए, इससे तो बीमारी नहीं ठीक होगा। एग्जैक्ट बीमारी की दवा अगर मिल जाएगी, अगर ताला में चाबी एकदम फिट हो जाए तो ताला खुल जाएगा, ऐसा फिट नहीं हो रहा है। बीमारी कुछ हो, अब बीमारी पकड़ में नहीं आवे, दवाई जो है सो अजुल फजुल चलाते रहिएगा तो उससे बीमारी नहीं ठीक होगी। आप अपना परिचय बतावें कि अभी आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं और आप भविष्य में आपका क्या करने का आगे? मेरा तो ये है कि मेरा घर तो पड़ता है गांव पोस्तापुर और प्रखंड केवटी है और ज़िला दरभंगा है, घर पड़ता है मेरा। आज से मैं रहता हूँ यहाँ गोला रोड वरुण कॉलोनी में मैं रहता हूँ, और मैं सामाजिक कार्यों का मतलब समीक्षा करते रहता हूँ कि समाज का स्तर क्यों गिरता जा रहा है। तो ऊपर से ही लोगों के नैतिक पतन है, ऊपर जब सरकार का ही नैतिक पतन होगा तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज तो उसी को सीखता है। बिहार के मुख्यमंत्री क्या करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री क्या करते हैं, तो इस तरह से ये जो भ्रष्टाचार है वो तो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से लोग शुरू करते हैं तो स्वाभाविक के नीचे भी भ्रष्टाचार चला जाएगा ना। यही कारण है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण हम कभी समय पर बताएंगे कि भ्रष्टाचार का मूल कारण है क्या। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम 18 न्यूज़ में, और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से अपना बहुमूल्य समय और योगदान देते रहिएगा ताकि एक नए समाज और विकसित समाज का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद।